साल 2008 भारत के इतिहास का एक निर्णायक क्षण। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर संसद में मतदान होने वाला था। एक तरफ देश का परमाणु भविष्य तय हो रहा था, दूसरी तरफ वोट देने संसद पहुंचा एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसका नाम था अतीक अहमद। जिस पर सड़कों पर क्रूड बम फेंकने के आरोप थे, वही व्यक्ति देश के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु समझौते पर वोट दे रहा था। एक टोंगा वाले का बेटा 11,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बना? क्यों जनता उसे बार बार विधायक बनाती रही और अंत में पुलिस हिरासत में उसकी हत्या कैसे हो गई? आइए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज का प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इसी शहर के पास कसारी मसारी गांव में अगस्त 1962 को एक गरीब टोंगा वाले हाजी फिरोज अहमद के घर जन्म हुआ। अतीक अहमद का घर में गरीबी थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 8वीं के बाद पढ़ाई लगभग छोड़ दी। गांव के पास से गुजरने वाली मालगाड़ियों से कोयला चोरी कर बेचने लगा। धीरे धीरे कुछ लड़कों को साथ जोड़ लिया। यहीं से उसका पहला गैंग बना। 1979 में मात्र 17 साल की उम्र में उस पर पहला हत्या का मामला दर्ज हुआ, खुलदाबाद थाने में। उस समय इलाके का सबसे बड़ा डॉन था शौक ए इलाही उर्फ चांद बाबा। वह इतना प्रभावशाली था कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से डरती थी। बम बनाने में माहिर था, इसलिए उसे बमबाज कहा जाता था। 1988 में पुलिस अधिकारी नवरंग सिंह ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसी रात थाने पर बम और गोलियों से हमला हुआ। अतीक उस समय छोटे स्तर पर काम कर रहा था। NSA में गिरफ्तारी के बाद कहा जाता है कि चांद बाबा के प्रभाव से वह छूटा। यहीं से उसने सीखा बम बनाना, हथियार चलाना, रंगदारी वसूलना और राजनीतिक संबंध बनाना। लेकिन शिष्य एक दिन गुरु का प्रतिद्वंद्वी बन गया। 1989 का विधानसभा चुनाव, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसी सीट से चांद बाबा भी खड़ा था। चुनाव के दौरान गैंगवार हुई। आखिरकार अतीक जीत गया। कुछ समय बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। अतीक सिर्फ विधायक नहीं बना, उसने पूरे इलाके का आपराधिक नेटवर्क अपने कब्जे में ले लिया। 1989 से 2004 तक 5 बार विधायक बना। 2004 में समाजवादी पार्टी से फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। यह वही सीट है जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू जीतकर संसद पहुंचे थे। 2008 में परमाणु समझौते पर सरकार का भविष्य टिका था। मनमोहन सिंह की सरकार के लिए यह विश्वास मत जैसा था। जेल में बंद कुछ सांसदों को वोट देने के लिए संसद लाया गया। उनमें से एक था अतीक अहमद। एक तरफ उस पर गंभीर आपराधिक आरोप, दूसरी तरफ देश के परमाणु भविष्य पर वोट। यह भारतीय लोकतंत्र की जटिलता का उदाहरण था। 26 जनवरी 2005 गणतंत्र दिवस। प्रयागराज में उस समय राजनीतिक तनाव चरम पर था। 2004 के उपचुनाव में BSP उम्मीदवार राजू पाल ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। ये वही सीट थी जो पहले अतीक अहमद के पास थी। अतीक के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी और यहीं से राजू पाल का उभार हुआ। राजू पाल विवादित लेकिन तेजी से उभरते हुए नेता थे। उन्होंने खुलेआम अतीक और उसके नेटवर्क के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। इलाके में वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। 26 जनवरी दोपहर का समय, राजू पाल 2 गाड़ियों के काफिले में अपने इलाके की ओर लौट रहे थे। उनके साथ कुछ समर्थक और उनके करीबी मित्र वकील उमेश पाल भी मौजूद थे। अचानक 20-25 हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। पहले देसी बम फेंके गए, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में कई मिनट तक गोलियां चलती रहीं। राजू पाल को 19 गोलियां लगीं। गंभीर हालत में उन्हें एक टेम्पो में डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन हमलावरों ने उस टेम्पो का भी पीछा किया। अस्पताल के बाहर फिर से फायरिंग हुई। आखिरकार राजू पाल की मौत हो गई। इस हत्या के बाद पूरा शहर सुलग उठा। BSP समर्थक सड़कों पर उतर आए। आगजनी, प्रदर्शन, तनाव, हालात बेकाबू हो गए। FIR में नाम आया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ सहित कई अन्य लोगों का। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने आरोप दर्ज कराया। इस हमले के प्रत्यक्षदर्शियों में एक नाम था उमेश पाल। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हमलावरों को पहचाना, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। बाद में आरोप लगा कि 2006 में उनका अपहरण कर दबाव डालकर बयान बदलवाया गया था। यही अपहरण मामला आगे चलकर अतीक के खिलाफ
एक बड़ा कानूनी आधार बना। राजू पाल हत्याकांड वर्षों तक अदालत में लंबित रहा। गवाह मुकरते रहे, राजनीतिक दबाव और जांच की जटिलताएं बनी रहीं। लेकिन यही घटना भविष्य के बड़े विस्फोट की नींव बन चुकी थी। 24 फरवरी 2023, स्थान प्रयागराज। 18 साल बाद वही शहर, दिन का उजाला और फिर से बम और गोलियां। उमेश पाल एक अदालत की सुनवाई के बाद घर लौट रहे थे। उनके साथ 2 सरकारी गनर भी थे। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, अचानक कई हमलावरों ने चारों ओर से घेर लिया। पहले गोलियां चलीं, फिर बम फेंके गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वीडियो में देखा गया, एक हमलावर बेहद करीब से फायरिंग कर रहा है, बाकी लोग बम फेंक रहे हैं। उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में तीनों की मृत्यु हो गई। अगले दिन उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में नाम शामिल थे अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका बेटा असद अहमद सहित कुल 7 लोगों के। इसके बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई शुरू की। 27 फरवरी 2023 अरबाज एनकाउंटर में मारा गया। 6 मार्च उस्मान मारा गया। 13 अप्रैल झांसी में अतीक का बेटा असद अहमद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। एक एक कर आरोपी सूची से हटते गए। इसी दौरान 28 मार्च 2023 को उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह पहली बार था जब 100 से अधिक मामलों के बाद अतीक को किसी केस में दोषी ठहराया गया। उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्पष्ट संदेश गया, सरकार सख्त रुख में है। अतीक की संपत्तियां जब्त की गईं, घर बुलडोजर से गिराया गया, परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 18 साल पहले राजू पाल की हत्या से शुरू हुआ संघर्ष उमेश पाल की हत्या के साथ अपने सबसे हिंसक मोड़ पर पहुंच चुका था। और इसी के बाद तेजी से सामने आया अतीक और अशरफ का अंतिम अध्याय, जो पुलिस हिरासत में खत्म हुआ। 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की भीड़। पुलिस वैन आकर रुकती है। एटिक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को धूमंगंज पुलिस स्टेशन से मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था। अदालत का आदेश था, नियमित स्वास्थ्य जांच की जाए ताकि हिरासत में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का आरोप लगे तो उसका रिकॉर्ड मौजूद रहे। चारों तरफ कैमरे, माइक्रोफोन, लाइव प्रसारण। पुलिस के बीच हथकड़ी पहने 2 भाई। पत्रकारों के सवाल गूंज रहे थे, अतीक जी क्या कहना है, क्या आपको अपनी जान का खतरा है? अचानक मीडिया की भीड़ में से 3 लोग आगे बढ़ते हैं, हाथ में कैमरा, गले में माइक, दिखने में बिल्कुल सामान्य पत्रकार। कुछ ही क्षणों में वे बेहद करीब से पिस्तौल निकालते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग कर देते हैं। पहली गोली आतिक के सिर में लगती है, फिर अशरफ को। सब कुछ ही सेकंड में खत्म। पूरा दृश्य लाइव कैमरों में कैद हो जाता है। चारों ओर चीख पुकार, अफरा तफरी, पुलिस स्तब्ध। हमलावरों के नाम बताए जाते हैं, लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी, अरुण मौर्य। उनका दावा, बड़े अपराधी को मारकर नाम कमाना चाहते थे। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं असली सवाल। क्या वे सच में सिर्फ नाम कमाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाते? लाखों रुपए की तुर्की जिगाना पिस्तौल उनके पास कहां से आई? पुलिस हिरासत के भीतर, इतनी सुरक्षा के बीच वे अंदर कैसे पहुंचे? मेडिकल चेकअप का सटीक समय उन्हें कैसे पता चला? और क्यों ठीक कैमरों के सामने? यह हत्या सिर्फ 2 व्यक्तियों की मौत नहीं थी, इसने भारत की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि हिरासत में मौजूद व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह राज्य पर निर्भर होता है, और जब हिरासत में ही हत्या हो जाए तो अदालत, कानून और पूरी प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है।